अमलेंदु जी, थोड़ा अब हम लोग चर्चा को पीछे लेके जाते हैं। आप देखिए, हालांकि आज की बात फिर आगे बढ़ा करके आगे करेंगे। क्या बीजेपी के लिए सीएम पद को सामने न रखना ज़्यादा मुफीद है, ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, बशर्ते सीएम को सामने रखना? अब जैसे कुछ उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ था 2018 में, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे, फिर राजस्थान में चुनाव, और इन चुनावों में सीएम पहले से थे, रमन सिंह थे, फिर वसुंधरा राजे थी, फिर उसके बाद आप याद कीजिए शिवराज सिंह चौहान थे, तीनों हार गए थे। झारखंड में हार गए। उसके बाद आप आगे आइए तो कई ऐसे चेहरे हैं जहां जहां इन्होंने सीएम का नाम सामने रखा, जो पुराने इनके सीएम थे, वहां चुनाव ये हार गए। उसके बाद असम में इस बार जो चुनाव हुआ है, उस चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल का नाम ये सामने नहीं लेके आए, जहां लेकर नहीं आए, और जहां लेकर आए, अब हरियाणा में लेकर आए सामने खट्टर का नाम, लेकिन खट्टर को जेजेपी का समर्थन लेना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये छोटा छोटा उदाहरण दे रहा हूं। महाराष्ट्र का देखिए, महाराष्ट्र में लेकर के आए और वहां पर सरकार उनकी चली गई। चाहते थे एक दिन के लिए सरकार बनाए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन सरकार नहीं बना पाए, शिवसेना ने अपनी राह अलग कर ली। तो क्या ये डर भी है भाजपा के अंदर कि सीएम के नाम पर हम जब लड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा आना चाहिए? इनके इन प्रकार अब सरकार बना लेते हैं जोड़ तोड़ करके। कर्नाटक में आपने सरकार बना ली, आपने सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, आपने सरकार बना ली हरियाणा में जेजेपी के साथ में, लेकिन आपने कोशिश भी की थी कि महाराष्ट्र में भी सरकार बना लें, लेकिन रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आया है। और ऐसी स्थिति को अगर देखें, और जो भाजपा कई ऐसे हथकंडों को और कई ऐसे जो रूढ़िवादी जो पद्धति है उसको अपनाने की कोशिश करती रही है, उस आधार पर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश, जो कि सबसे प्रमुख राज्य है, जहां 403 सीटें हैं, 80 लोकसभा की सीटें वहां पर हैं, और ऐसे में किसी भी प्रकार का, अब देखिए एक उदाहरण और भी है, बात करते करते ध्यान आ रहा है, उत्तराखंड सीएम बदल दिए अभी। और इतना ही नहीं, गुजरात आप चलिए, पहले जो मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, उसके बाद में फिर विजय रूपाणी और ये जैसे हैं, इन लोगों की सीटें कम हो गई। तो बहुत जगह है, कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अगर पीछे अगर झांक कर देखें तो भाजपा के लिए वो अच्छा नहीं साबित हुआ है। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को ऐसे इन सब मौकों पर और इतने बड़े राज्य में सीएम के नाम पे, जैसा अभी प्रशांत जी बोल भी रहे थे कि शायद सीएम न रहें वो आने वाले समय में, लेकिन या उनके नाम पर चुनाव वो रहे भी, लेकिन उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, जैसे कि असम में हुआ, ऐसा लगता है आपको? देखिए, प्रशांत जी की बात से आंशिक रूप से तो सहमत हूं कि ऐसा किया जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ को जो है चेहरा ना बनाया जाए, ये घोषित ना किया जाए कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं किया जाएगा कि ये घोषित कर दिया जाए कि हमारा चेहरा कोई नहीं है और चुनाव के बाद तय होगा। मतलब भ्रम की स्थिति जो है वो बना के रखी जाएगी, ताकि जो देखिए सिर्फ नॉन जाटव जी जोड़ दूं मेरी आवाज, हाँ एक बात बस जोड़ दूं कि आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। एक बात बस जोड़ दूं कि जैसे आप जो कह रहे हैं वो शायद असम की तरह, जो मैं बोल भी रहा था अभी, असम की तरह सर्बानंद सोनोवाल को हटा भी नहीं रहे हैं, उनके नाम पे चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में देखेंगे तो क्या होगा, और हिमंता विश्व शर्मा आ गए। ये क्या ऐसी स्थिति आपको दिखाई देती है उत्तर प्रदेश? मुझको लगता है ये ऐसी स्थिति होगी, चूंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने का, उनके मतलब ये घोषणा करने का कि इनके नाम पे नहीं लड़ा जाएगा, मुझे लगता है भाजपा ये रिस्क भी लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि अकेले नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटव दलित से भी जो है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। भारतीय जनता पार्टी को सवर्णों के वोट भी चाहिए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को नॉन यादव ओबीसी का वोट भी चाहिए, और नॉन जाटव दलित का वोट भी चाहिए, और तभी जो ये 325 और 300 सीटें जो बन रही हैं, और अगर कह दिया जाए कि 204 सीटें या 203 सीटें भी अगर चाहिए, तो तब भी जो है वो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को नाराज करके और उनका ब्लैकआउट करके या ये घोषित करके कि हमारा चेहरा नहीं है, तब भी मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर शक्तियों की आबादी एक बड़ी संख्या में है, और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ जो है वो शक्तियों के बल नेता बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए लेकिन जो योगी जी को भी ये कहा गया होगा कि भाई जाओ, चुनाव का समय आ गया है, और आखिरी समय होता है तो जैसे हमारे गांव देहात में भी कहावत होती है कि भाई
जब बुजुर्ग जो होता है वो चलने फिरने के लायक नहीं रहता, या समझिए कि मृत्यु शैया पे होता है, तो वो सबसे माफी मांगता है, भैया हमने जो बुरे कर्म किए थे, तुमसे कुछ नाराजगी थी, हमने तुम्हारे साथ कुछ किया तो हमको माफ कर देना, सब अच्छे से मिल के रहना। तो इस बड़े बुजुर्ग की भूमिका में भी योगी आदित्यनाथ जो गए हों और जाकर के जो है कह के आए होंगे, वो ठीक है 4.5 साल का समय निकल गया, बहुत अच्छा निकला, और आपका भी सहयोग रहा, और हमसे भी गलती हुई हो तो माफ करना, और नहीं हो तो भी माफ करना। तो ये कहने भी गए हो, तो ये एक रणनीति भी रही हो। और जहां तक मुझे लगता है, मतलब मैं कह नहीं सकता कि ये सही है या गलत है, कि जो योगी जी का जो टेम्परामेंट है जिस तरीके से, और जिस तरीके से मतलब जो आपने बताया जो पोस्टर लगवाए गए, तो वो पोस्टर जो है वो क्या कहना चाहते हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता वो पोस्टर क्या कहना चाहते हैं, तो योगी जी बताएंगे पोस्टर क्या कहना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जो धन्यवाद दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी भी गेंद जो है वो दोनों पालों में चल रही है, योगी जी और मोदी जी दोनों के में। मतलब अगर योगी जी मोदी जी का पोस्टर लगवा के थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये थैंक यू मतलब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी जो अभी सब कुछ पिछले दिनों हुआ है कोरोना के सेकंड वेव के दौरान, उसके लिए योगी जी नहीं बल्कि मोदी जी मिलाना थैंक यू उन्हीं को बोला है। तो मुझे लगता है थैंक यू मोदी जी को इसलिए बोला जा रहा है कि इसके लिए जो है योगी जी जिम्मेदार नहीं है। अब ये कहां तक सही है कहां तक गलत है, मेरे दिमाग का फितूर भी हो सकता है योगी जी बहुत अच्छी नीयत से पोस्टर लगवाए हों, वास्तव में मोदी जी को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहरहाल जो अभी जो है चलता रहेगा ये सब यहाँ जो है। लेकिन एक चीज तो राजीव जी साफ हो गई है, और वो साफ ये हुआ है कि ये सरकार जो है, मतलब सरकार का काम क्या है, मतलब जो डेमोक्रेसी में सरकार का मतलब है कि सरकार जो जन कल्याण के काम करे, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के दरवाजे तक सरकार पहुंचे, यही सरकार का मतलब है। अगर मैं ठीक समझता हूं तो, अगर मेरी समझ ठीक है तो हो सकता है योगी जी की मोदी जी की समझ कुछ और हो, तो उनकी समझ से सरकार चल रही हो, वो हो सकता है। लेकिन मेरी जो छोटी सी समझ है, मेरी छोटी समझ से ये लगता है, मुझे ये लगता है कि जब 5 कालिदास मार्ग से उठ के 7 कालिदास मार्ग का फासला जो है, तो मैं समझता हूँ शायद 100 मीटर भी नहीं होगा, सिद्धार्थ जी भी अच्छी तरह समझते होंगे, लखनऊ में रहते हैं। तो अगर 4.5 साल का वक्त जो है वो 5 कालिदास मार्ग से और 7 कालिदास मार्ग तक पहुंचने में लग सकता है, तो ये समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में सरकार को कितने साल लगेंगे या कितनी सदियां लगेंगी, ये समझने की चीज है। ये जो साफ हो गया कि ये सरकार जो है कम से कम आम जनता की सरकार नहीं है, योगी जी की सरकार हो सकती है, भाजपा की सरकार हो सकती है, केशव प्रसाद मौर्य की सरकार हो सकती है, किसी की भी सरकार हो सकती है, संघ परिवार की सरकार हो सकती है, लेकिन इसका आम जन से जो है इसका कोई सरोकार नहीं है। ये आज के इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर साबित हो गया है। बाकी अब ये उठापटक चलती रहेगी, अब केशव प्रसाद मौर्य बड़े नेता है कि योगी जी बड़े नेता है, अब ये तो हम लोग तय नहीं कर सकते, तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। अब झाड़ पोछ के बुहार के जो पुराने भी सब जो तराशे जा रहे हैं, अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी जो है सिद्धार्थ जी ने बताया कि बुला लिया गया है। अब वो जितेंद्र प्रसाद आए हैं, वो भी जो है वो कह रहे हैं कि ट्वीट करके लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को कि आपका जो बड़ा हस्त मेरे ऊपर बना रहे। तो अब ये मतलब क्या साबित करने की कोशिश हो रही है, मतलब सब कुछ चाहिए आपको, कुछ नहीं भी चाहिए। तो ये जो भ्रम की, देखिए भारतीय जनता पार्टी भ्रम तैयार करने में और भ्रम फैलाने में बहुत माहिर है, तो इनके भ्रम से बाकी लोग कैसे निपटेंगे ये देखने वाली चीज होगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय तक भ्रम बना के रखेगी, और ये भी हो सकता है कि योगी जी से कह दिया गया हो कि आप जो है थोड़ा चुनाव तक शांत रहिए, इस तरीके से करना पड़ेगा वरना दिक्कतें हो सकती हैं, आपके खिलाफ भी जनता का रोष ज्यादा है, तो थोड़ा कम कर दीजिएगा। बाद में आप तो चूंकि हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं ही, अब ये योगी स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, अब वो तो कम से कम हिंदुत्व के पोस्टर नहीं हो सकते, क्योंकि जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुत्व के पोस्टर होंगे तो उनके पुराने बयान निकल के आ जाएंगे, भगवान श्री राम के लिए जो है क्या कह चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। तो इसी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य भी कभी अभी वो कदमी बना है जो योगी जी का है, मतलब जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। योगी जी में लाख बुराइयां हो सकती है, लाख कमियां हो सकती हैं, हम लोगों की आइडियोलॉजी उनसे मेल नहीं खा सकती है, केशव प्रसाद मौर्य से मेल नहीं खाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कद की अगर बात की जाए, मुझे लगता है कि योगी जी का कद केशव प्रसाद मौर्य या स्वामी प्रसाद मौर्य के मुकाबले अभी काफी बड़ा है। लेकिन चूंकि सबको समन्वय लेके चलना है और आखिरी समय है, चुनाव के 6 महीने बचे हैं, और इन 6 महीने में कोई उठापटक ना हो, कोई बिदक ना जाए, भाग के ना चला जाए, तो ये सब चीजें भी ध्यान भारतीय जनता पार्टी दे रही है, और आरएसएस के जो तमाम लोग हैं उनको इसलिए सब लगाया गया है। बाकी अब समय बताएगा आगे क्या होता है, इन सब चीजों के क्या मायने निकलते हैं। बहरहाल जो हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले भी, कि आने वाले 6 से 8 महीने जो उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प होने जा रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि दिलचस्प जो है वो दिलचस्पी हमारी भी बरकरार रहेगी, जनता की भी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। सवाल ये है कि जनता जो है इन उठा बैठकों के बीच में जो है अपने असली मुद्दे जो है कहीं वो ना भूल जाए, जो कि इस सारी उठा बैठक का असली मकसद यही है कि जनता असली मुद्दों से का ध्यान भटक जाए और इनमें उलझी रहे कि स्वामी जी होंगे कि मौर्य जी हो, योगी जी होंगे, कौन चेहरा होगा, और लोग भूल जाए कि किस तरीके से जो है लोग अस्पतालों में तड़प तड़प के मरे हैं, लोग भूल जाए कि किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोग जो है घिसट घिसट के मरे हैं, लोग भूल जाए कि लाशें किस तरीके से जो है नदियों में तैरती हुई मिली है और रेत में तैरती हुई मिली है, लोग भूल जाए उसी में रहे कि कौन उनका चेहरा होगा। मुझे लगता है कि ये सारी कवायद जो है सबसे ज्यादा तो यही है कि किस तरीके से असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाए।